बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आवाज़ आ रही है? किसी को हैंड रेज करें। लें जी, 18 हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 19 पढ़ेंगे आज। चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। डॉन कहते हैं तुलुए सुबह को, इब्तिदा को, कि यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स की इब्तिदा हुई। आपकी पार्ट 1 की बुक में लिखा है, चैप्टर फर्स्ट था, उसमें लिखा था जी बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी यानी 1899 तब तक ये साइंटिस्ट समझ चुके थे कि जो कुछ फिजिक्स के बारे में डिस्कवर होना था वो हो चुका है, मजीद कुछ भी बाकी नहीं रहा, जो कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो उसी बुक में आगे लिखा था कि तभी पता चला कि जो जितने भी पुराने लॉज थे उनमें से ज़्यादातर अक्सर में मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत पेश आई और साथ ही नए लॉज भी बनाए गए। इवन आप सबसे बड़ा जिसको साइंटिस्ट मानते हैं आइंस्टाइन, वो भी मंजरे आम पे ये 20th सेंचुरी में आया। कब? जब ये साइंटिस्ट समझ चुके थे कि सब कुछ डिस्कवर कर लिया हमने। ठीक है ना। मैं अक्सर बताया करता हूँ अपनी क्लासेस में कि 1905 इसको मिरेकल ईयर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। मिरेकल ईयर ऑफ फिजिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस साल में मॉडर्न फिजिक्स की इब्तिदा तो हुई ही, 4 ऐसे कारनामे किए अकेले आइंस्टाइन ने जिसमें से हर एक पे उसको नोबेल प्राइज का हकदार ठहराया जा सकता था, और उन्हीं में से एक पे उसको नोबेल प्राइज मिला भी। वो 4 जो फिनोमिना थे उनमें से एक आइंस्टाइन की फेमस मैथ एनर्जी इक्वेशन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जो खाली फिजिक्स का नहीं पूरी साइंस का सिंबल बन चुका है। आप जब ये 7-8 क्लास में आते हैं ना, तो साइंस की बुक आपको लगवाई जाती है, तो उसके कवर पेज पे E इज इक्वल टू mc स्क्वायर ये लिखा होता है। ये साइंस का एक सिंबल बन चुका है। दूसरा, ब्राउनियन मोशन, जिससे आप शायद थोड़ा बहुत वाकिफ हैं। तीसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी एक्सप्लेनेशन पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया। यानी आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज इस आर्टिकल पे दिया गया, इसकी एक्सप्लेनेशन पे, इस फिनोमिना पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। और चौथा और आखिरी जो कारनामा था उसका, वो था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको आज के साइंसदान भी समझ रहे हैं और एक्सप्लेन करने में लगे हैं और मजीद डिस्कवर कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें हैरान कुन चीज़ें उसने बताई जो कि तब के साइंटिस्ट ने मानी नहीं। इवन आज भी जब बच्चों को पढ़ाया जाता है वो तस्लीम नहीं करते। क्या? कि जब कोई जिस्म बहुत हाई स्पीड पे मूव करता है तो घड़ियां स्लो हो जाती हैं, उम्र बढ़ने का निज़ाम स्लो हो जाता है, हार्ट बीट, पल्स रेट ये स्लो हो जाती है, इंसान का एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। कितनी हैरान कुन बातें हैं। तो ये सारी उसने बताई और ये रियलिटी है। अच्छा, ये जो मैंने 4 बताया आपको फिनोमेनन में से 3 इस चैप्टर में है, E इज इक्वल mc स्क्वायर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में से निकाल दी है, बाकी 2 आर्टिकल हम पढ़ेंगे। और ब्राउनियन मोशन ये हमारे इस चैप्टर में, बल्कि फिजिक्स में इस पूरी बुक में नहीं है, आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ी हो या मैं किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल बात ये थी कि मॉडर्न फिजिक्स की इब्तिदा ये 20वीं सदी से शुरू हुई, और ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जो रेवोल्यूशन आया, ट्रांजिस्टर जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। वो कंप्यूटर और आज के ये इंटरनेट 3G 4G सारा उसके बाद आया, 20वीं और 21वीं सदी में। ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स तो असल में तब शुरू हुई जब इंसान ये समझ बैठा था कि सब कुछ डिस्कवर कर लिया हमने, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो तरक्की का सफ़र जो है कभी रुकता नहीं है। जहाँ इंसान सोचता है ना कि अब बस होगी, वहाँ से आगे और रास्ते निकलते हैं। जैसे आपने कभी गौर किया, आपके घरों में भी, हमारे घरों में बच्चे जो हैं आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप ऐसे चला रहे होते हैं जैसे हमें इस एज में पता ही कोई नहीं था। तरक्की पता है कैसे होती है? कि जिस एज में हम अब हैं और जो चीज़ें हमने अब सीखी हैं, हमारे बच्चे वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो जब वो वहाँ से शुरू करेंगे तो ज़ाहिर बात है पहुँचेंगे कहीं और, नई नई मंजिलें तय करेंगे। तो ये तरक्की का सफ़र इस तरह जारी और सारी रहता है।
इन्हें कई चीजें वो बनी बनाई मिल गई जो हमारे दौर के साइंटिस्ट ने डेवलप की या हमसे पिछले जो जनरेशन थी उन्होंने डेवलप की, और अभी तक उसमें तरक्की की मनाजिल तय हो रही हैं। तो इस जनरेशन को जो बच्चे हैं हमारे दौर के, इनको तो वो चीज़ें बनी बनाई मिल गई, तो इनका स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है। ठीक है ना। लें जी, तो पहले आर्टिकल पे चलते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है समझने के हवाले से भी, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इससे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। वजह ये है, किसी आर्टिकल की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बाज़ औक़ात कम हो जाती है कि उस आर्टिकल से ज़्यादा अहम आर्टिकल चैप्टर में मौजूद है। जैसे मैंने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिस पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला। मैं अक्सर कहता होता हूँ बच्चों को कि इस चैप्टर में हर आर्टिकल पे नोबेल प्राइज़ दिया है, नोबेल प्राइज़ बांटे हुए हैं। ठीक है, मैक्स प्लैंक का तज़किरा आएगा, उसको ये क्वांटम थ्योरी पे दिया गया नोबेल प्राइज़, आइंस्टाइन को दिया गया, डे ब्रॉय को दिया गया, और इसके अलावा डेविसन एंड जर्मर को दिया गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे उसको दिया गया, तो कॉम्पटन, आर्थर होली कॉम्पटन, उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये आखिर में ना आपने एक टेबल सा बना लेना, किस साइंटिस्ट को किस साल में नोबेल प्राइज़ मिला। इसमें बड़े, जिस पे नोबेल प्राइज़ मिल जाए, वो आर्टिकल या वो फिनोमिना जिसको एक्सप्लेन किया गया, डिस्कवर किया, वो छोटा तो नहीं होगा। ठीक है ना। इतनी बड़ी रिकग्निशन होती है कि पूरी दुनिया में हर साल एक फील्ड में किसी एक या बास पर दो तीन बंदे शेयर कर लेते हैं, कल एक ही नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो वो छोटी बात तो नहीं होगी। अच्छा, तो बहरहाल ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्टार्ट करते हैं। 2 लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। सबसे पहले, जैसे नाम है ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी क्या है? फिजिक्स में जिस बॉडी का कलर ब्लैक है उसको ब्लैक बॉडी नहीं कहा जाता। ब्लैक बॉडी एक खास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए बॉडी में, तब उसको ब्लैक बॉडी। तो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। 2 तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। पहली डेफिनेशन ये है कि अ बॉडी विच इज अ परफेक्ट रेडिएटर but a very poor reflector। रिफ्लेक्टर बहुत बुरा हो और एब्जॉर्बर और रेडिएटर बहुत अच्छा हो, ऐसी बॉडी को कहा जाता है ये ब्लैक बॉडी। ठीक है। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एन आइडियलाइज्ड फिजिकल बॉडी which can absorb any type of या all types of electromagnetic radiations regardless of frequency or angle of incidence। ये नहीं कि फलां एंगल पे रेडिएशन फॉल करवाएंगे तो ये एब्जॉर्ब करेगी बॉडी, और फलां एंगल पे फॉल करवाएंगे तो नहीं। एक बात। दूसरी बात कि फलां फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करेगी और फलां फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ये कंडीशन ना हो। आइडियल एब्जॉर्बर से मुराद ये किसी भी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है ना। जैसे 20th चैप्टर में हमने पढ़ा, हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन का एटम है, तो मखसूस वेवलेंथ के फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है। कौन से फोटोन? वो फोटोन जिनकी एनर्जी इसके एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस से मैच करेगी। इसका मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट हर फ्रीक्वेंसी, हर वेवलेंथ, हर एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ब्लैक बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो हर किस्म की रेडिएशन एब्जॉर्ब करे। अच्छा, इसको ब्लैक बॉडी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज गिनवाई है ना मैंने, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कि जनाब एक परफेक्ट एब्जॉर्बर हो, एक अच्छा रेडिएटर हो, और पुअर रिफ्लेक्टर हो। ये प्रॉपर्टीज तो हैं ही ब्लैक कलर की। ऐसा ही है ना। कभी आप धूप में खड़े हो जाए ना, तो आपके पूरे जिस्म से कपड़ों से ज्यादा गर्म आपके बाल होंगे। बाल ज्यादा क्यों गर्म होंगे? क्योंकि बालों का जो रंग है वो ब्लैक है। तो ब्लैक कलर में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका बिल्कुल मुतजाद है वाइट कलर।
ये प्रॉपर वाइट बॉडी भी एक फिजिक्स में चलती है। वाइट बॉडी इसका बिल्कुल उलट, इट इज अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर। वाइट कलर बड़ा अच्छा रिफ्लेक्टर, इसलिए कभी आपने गौर किया गर्मियों में आप हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, सफेद कलर हो गया, हल्का नीला रंग हो गया, या कोई ऑफ वाइट कलर हो गए, और सर्दियों में आप गाढ़े रंग अमूमन पहनते हैं। तो बहरहाल ब्लैक बॉडी जो है वो ऐसी बॉडी है। ये आपको पता है जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल, वो भी इसी वजह से उसका नाम ब्लैक होल रखा गया, क्योंकि कहते हैं कि उसमें में जो भी लाइट या जो भी रेडिएशन चली जाए वो वापस नहीं आती, वो कोई चीज रिटर्न नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, ब्लैक होल। इसी तरह मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स हैं और स्टार्स हैं, ये भी काफी हद तक ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टीज रखते हैं। अभी देखें सूरज के बारे में कहा था, वो एक बड़ी अच्छी ब्लैक बॉडी है, उसके कलर पे ना जाए, उसमें प्रॉपर्टीज हैं ब्लैक बॉडी वाली। वो कैसे? सूरज में जो ज्यादातर क्या उसकी सारी जो हीट और लाइट है वो किस वजह से, सन की जो लाइट और हीट है उसमें होने वाले फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। फ्यूजन रिएक्शन, या जिसको आप हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं। तो सूरज क्या करता है, पहले जितनी हीट उन धमाकों से, एक्सप्लोजन से प्रोड्यूस हो रही है, वो सबको क्या कर रहा है, पहले एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके वो इतना हीट अप हो चुका है कि अब वो रेडिएशन एमिट कर रहा है। कोई भी चीज जो गर्म हो जाती है वो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि इंसानी जिस्म भी है, हमारी इसी बुक में एक एग्जांपल आएगी इसी चैप्टर में ना, 2-3 पेजेस आगे जाके, कि इंसानी जिस्म जो है 37 उसका बॉडी टेम्परेचर है, तो वो भी एमिट कर रहा है रेडिएशन। तो किस वेवलेंथ की रेडिएशन वो एमिट कर रहा है? कोई भी हीटेड ऑब्जेक्ट जो है वो रेडिएशन एमिट करता है। वो अलग बात है कि वो रेडिएशन हमें नजर आती है कि नहीं आती। हमारा इस आर्टिकल का पहला पैराग्राफ इसी के मुतालिक है कि रेडिएशन नजर कब आएंगी और नजर कब नहीं आएंगी। तो देखते हैं जनाब फर्स्ट पैराग्राफ क्या है। कहता है व्हेन अ बॉडी इज हीटेड it emits radiation. The nature of radiation depends upon the temperature. मेन फैक्टर टेम्परेचर है। जैसे मैं मिसाल बचूंगी, आप इसकी बेस अगर बना लेंगे ना आर्टिकल की, तो आगे आर्टिकल बड़ा आसान हो जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ, घर से मिसाल देता हूँ आपको। कभी आपने किसी केतली वगैरह में कोई बर्तन में दूध गर्म किया हो, पानी गर्म किया हो, अब वो गर्म किया है, वो जो केतली है या बर्तन है उसमें से रेडिएशन निकलती आपको नजर आती है? बिल्कुल नजर नहीं आती, क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर अभी उसका कम है, और वो रेडिएशन जो एमिट कर रही है बॉडी, वो बर्तन जो भी है, आपको पता है 7 जो विजिबल कलर्स हैं इनसे नीचे इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, इंफ्रारेड, ठीक है, और ऊपर क्या होती हैं, अल्ट्रा वायलेट, फिर देन एक्स रेज एंड गैमा रेज वगैरह। तो विजिबल रीजन से नीचे इंफ्रारेड है। तो जब बॉडी को भी आपने लो टेम्परेचर पर रखा होता है ना, या ज्यादा गर्म नहीं किया होता, तो उससे जो रेडिएशन निकलती है वो इंफ्रारेड होती हैं, कम एनर्जी वाली, कम फ्रीक्वेंसी वाली, या ज्यादा वेवलेंथ वाली। ठीक है, तो आपने याद ये रखना है कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली वो एनर्जी, ये कह लें कि कोई बॉडी हीटेड ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी एमिट करेगा, वो एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली है। सही है, तो टेम्परेचर जितना ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उस गर्म जिस्म से। एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, हाई टेम्परेचर पे शॉर्टर वेवलेंथ। अब इसका अगर रिवर्स करें तो वो क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर लो इस्तेमाल करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर अगर कम रखते हैं, टेम्परेचर कम, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी कम, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी उन रेडिएशंस की, लेकिन वेवलेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब लो टेम्परेचर पे हाई वेवलेंथ और हाई टेम्परेचर पे शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट हुआ करेंगी। ये एमसीक्यू है, ये आपने याद रखना है। जैसे कि बुक में देखें, इसकी हेडिंग बना लें एट लो टेम्परेचर, तो वो बता रहा है एट लो टेम्परेचर क्या होगा। एट लो टेम्परेचर अ बॉडी एमिट्स रेडिएशन विच इज प्रिंसिपली ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ इन द इनविजिबल इंफ्रारेड रीजन। जैसे मैंने बर्तन की मिसाल दी, घर में जो बर्तन होता है, तो उसमें क्या होता है, आपको रेडिएशन नजर नहीं आती। अच्छा, यही कभी आप देखें ना, जो भट्टी नहीं होती जहाँ पे लोहा गर्म करके तो उसको अपनी पसंद की शेप में ढालते हैं, बर्तन बनाते हैं, प्लेटें बनाते हैं, या कुछ भी उसकी शेप चेंज कर, वहां लोहे को इतना ज्यादा गर्म कर दिया जाता है
कि अब वो रेडिएशन जो निकाल रहा है वो इंफ्रारेड रीजन की नहीं बल्कि उससे हाई एनर्जी, और इंफ्रारेड से ऊपर विजिबल रीजन आ जाता है। इसीलिए लोहा जो जब गर्म हो जाता है भट्टी में रख उसको इंतहाई ज्यादा गर्म करते हैं, उसका रेड ऑरेंज, और अगर और ज्यादा गर्म करें तो येलो कलर हो जाता है। येलो कलर इसका मतलब उसको इतना गर्म कर दिया कि रेडिएशन विजिबल रीजन में एंटर हो गई है। ठीक है ना। तो इसी तरह इसलिए एक शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में जब किसी बॉडी को गर्म किया जाता है तो सबसे पहले वो रेड क्यों अपीयर होती है, रेड के अलावा और कलर क्यों नहीं, तो उसकी भी वजह जरा देखिएगा क्यों रेड कलर क्यों, क्योंकि ये बात गौर तलब जरा शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे आपका हल हो जाएगा। ये ग्रीन कलर तो रह ही गया है। अब होता ये है कि जब आपने बॉडी को गर्म करना शुरू किया है तो बॉडी किस रीजन में रेडिएशन एमिट कर रही है, इंफ्रारेड रीजन की। उसको जब मजीद गर्म किया जाता है तो एनर्जी हाई हो जाती है, और एनर्जी हाई का मतलब कि पहला नंबर जिसका विजिबल रीजन में आता है वो कौन सा है, रेड कलर। तो इसलिए पहले वो जब एंटर होता है विजिबल रीजन में तो पहले नाम ही नंबर ही रेड कलर का आता है। मजीद उसको जब गर्म करें तो ऑरेंज कलर, फिर येलो कलर एंड सो ऑन। जैसे कभी कोयले है ना, कोयले अंगारे, जब आग बुझ जाए कोयलों की तो वो किस कलर के हो जाते हैं, जब ठंडी हो जाए कोयले काफी हद तक ठंडे हो जाए, जब सुलगते रहे लेकिन ठंडे हो जाए तो वो रेड कलर होता है, ऑरेंज रेड। अगर उनको आग लगी हो तो वो येलो कलर होता है। इसका मतलब येलो कलर की आग ज्यादा एनर्जी वाली, ज्यादा खतरनाक है। ये जो सुई गैस के चूल्हे की आग है ये कौन सी होती है, ब्लू कलर की। इसको कहते हैं पक्की आग है, ये मजीद खतरनाक है। तो इसका मतलब विजिबल रीजन में भी ना रैंकिंग है एनर्जी वाइज। जितना टेम्परेचर ज्यादा करेंगे कलर चेंज होगा, जैसे कि हमारे पैराग्राफ में लिखा है। तो आगे हेडिंग दें, एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन तनासब, तनासब क्यों कह रहा है उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। खैर, एट हाई टेम्परेचर द प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन इंक्रीजेस। हाई टेम्परेचर पे लो वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ वाली रेडिएशन ज्यादा निकलती है। अब ये प्रोपोर्शन का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, ये जरा गौर से आपने समझना है। फर्स्ट पहले हमने किसी बॉडी को हीट अप किया है अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने उस जिस्म को गर्म किया हुआ है। अच्छा, अब इससे और आपको वो बॉडी नजर आ रही है रेड कलर की। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ रेड कलर के फोटोन एमिट नहीं कर रही बॉडी। इससे मुराद ये है कि वो शायद सारे फोटोन एमिट कर रही हो या बेशतर फोटोन, मतलब वायलेट के भी फोटोन एमिट कर रही है, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो। अगर 100 फोटोन निकल रहे हैं फर्ज कर ले तो उनमें से 80-90 जो फोटॉन्स हैं वो रेड कलर के हैं। इसलिए डोमिनेट कौन करेगा, रेड कलर। तो जब हम रेशो देखेंगे ना तो रेड कलर के फोटॉन्स की तादाद ज्यादा होगी, रेड कलर के फोटॉन की वेवलेंथ सबसे बड़ी है, वेवलेंथ नीचे को इंक्रीज हो रही है जैसे मैंने ये बताया। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं तो अगर वही बॉडी जो पहले रेड अपीयर हो रही थी अब फर्ज कर लें ऑरेंज अपीयर हो रही है, इसका मतलब अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो रेड कलर के फोटॉन्स कम एमिट कर रही है जैसे कि बाकी कलर भी। लेट से रेड कलर के फोटॉन है 5, ऑरेंज के हैं 2, ग्रीन के हैं 7, ब्लू के हैं 1, इंडिगो के भी को 2 कर लें, वायलेट के भी को 5 कर लें, तो बाकी जो बच जाएंगे, लेट से बाकी कितने बचे, 10 और 10 20। लो जी, बाकी 78 फोटॉन जो हैं वो किसके हैं, येलो कलर के। तो इसका मतलब डोमिनेट कौन करेगा, येलो कलर। हमें नजर भी येलो कलर आएगा। तो जब आपको किसी टेम्परेचर पे बॉडी का कोई कलर नजर आ रहा हो तो इससे मुराद ये नहीं कि वो बॉडी सिर्फ उस कलर के फोटॉन्स एमिट कर रही है, बाकी कलर के फोटॉन भी एमिट हो रहे होते हैं लेकिन उनकी रेशो कम होती है। ठीक है, ये था उस लाइन का मतलब। अब इसी को समझाने के लिए आगे वो एक एग्जांपल देगा, कहते हैं फर्दर मोर द अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। वेवलेंथ को आप कलर समझ लें। मैंने भी यही बात की कि हर कलर के लिए या हर वेवलेंथ के लिए जो अमाउंट है वो डिफरेंट होती है। कोई कलर कम अमाउंट में एमिट हो रहा होता है, कोई कलर ज्यादा। It is of interest to see how the energy is distributed among different wavelengths of various temperature at various temperature। ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात मैं अगले पेज पे समझाऊंगा पास्टुलेट्स की फॉर्म में। आगे एग्जांपल की हेडिंग दे लें, वो एग्जांपल दे रहा है जो एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी है। कहते हैं फॉर एग्जांपल व्हेन प्लैटिनम वायर इज हीटेड इट अपीयर्स डल रेड। डल रेड हल्का सा रेड कलर, जैसे आपको पता किसी बंदे को बुखार हो
गुस्सा आया हो तो उसका कलर रेड हो जाता है हल्का सा, ऐसे थोड़ा सा रेड कलर। तो जब बॉडी अभी विजिबिलिज्म में एंटर ही होती है एट अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस चेंजेस टू चेरी रेड, कहते हैं ना लाल सुआ रंग, चेरी का कभी आपने रंग देखा हो तो 900 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो शदीद किस्म का रेड कलर जैसे मिर्चों का होता है वो कलर हो जाता है। इसका मतलब रेड कलर के फोटान बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। उससे पहले क्या था, रेड कलर के फोटान कम थे, इंफ्रारेड फोटान ज्यादा थे। अच्छा खैर, उसके बाद बिकम्स ऑरेंज रेड, यानी ऑरेंज की तरफ कलर शिफ्ट होता जा रहा है एट 1100 डिग्री सेल्सियस, येलो एट 1300, फाइनली व्हाइट एट अबाउट 1600 डिग्री सेल्सियस। व्हाइट का मतलब कि काफी सारे कलर के फोटान अब निकलना शुरू हो गए हैं और उनसे मिलके एक व्हाइट कलर आ गया। व्हाइट के भी शेड होते हैं ना कि सातों रंग अगर इक्वल क्वांटिटी में मिक्स हो तो कोई और व्हाइट कलर का शेड बनेगा। अगर कुछ कलर ज्यादा है कुछ कलर कम है तो व्हाइट का ही और शेड बन जाएगा इस तरह। तो बहरहाल ये 1600 डिग्री सेल्सियस पे बॉडी व्हाइट कलर की शो हो जाएगी, इसका मतलब बाकी कलर भी ज्यादा अमाउंट में एमिट होना शुरू हो गए हैं। दिस शोज दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीज द रेडिएशन बिकम्स रिचर इन शॉर्टर वेवलेंथ, मतलब जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं वो छोटी वेवलेंथ की होती जा रही है। छोटी वेवलेंथ मतलब हाई एनर्जी वाली रेडिएशन, हाई एनर्जी वाले कलर बनते जा रहे हैं। देखें ना, और रेड से आप ऊपर गए ऑरेंज पे, फिर येलो पे एंड सो ऑन। ठीक है जी। In order to understand the distribution of radiation emitted from a hot body, we consider non-reflecting objects such as a, अगर उन्होंने ब्लैक बॉडी बना के दिखाई है, ये ब्लैक बॉडी कैसी है, ब्लैक बॉडी कैसी है, एक बॉक्स लिए जिसके बाहर आपने एक होल, छोटा सा होल बना दिए और अंदर सारी जगह खाली है जिसको कैविटी कहते हैं। पूरे अंदर जो अंदर का हिस्सा है उसको ब्लैक कलर का पेंट कर दिया आपने। ब्लैक कलर का पेंट क्यों किया, ताकि जो भी लाइट अंदर जाए वो टकराने पर, सरफेस पे जब टकराए तो सारी या काफी हद तक एब्जॉर्ब हो जाए, रिफ्लेक्ट ना हो। ठीक है, तो अंदर पेंट किया ब्लैक कलर का। अच्छा, तो कहते हैं दैट हैज अ होलो कैविटी, खाली जगह को कैविटी कहते हैं। विद इन इट इट हैज अ स्मॉल होल एंड द रेडिएशन कैन एंटर और एस्केप ओनली थ्रू दिस होल। द इनसाइड जो इंटीरियर है इज ब्लैकेंड विद सूट टू मेक इट एज गुड एन एब्जॉर्बर एंड एज बैड अ रिफ्लेक्टर एज पॉसिबल। सूट जैसे लुक में नहीं डालते वो गाढ़ा सा मटेरियल ब्लैक कलर का, उससे आपने इसकी इंटरनल सरफेस को ब्लैक कर दिया। उससे होगा क्या कि जब रेडिएशन आप एंटर करेंगे तो पहले ही टकराव पे, चले 100% ना सही 90% एब्जॉर्ब हो जाएंगी रेडिएशन और 10% रिफ्लेक्ट होंगी लेट से, और रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ आ गई, तो फिर टकरा के उन 10% में से कोई 8-9% एब्जॉर्ब होगी। वो जो 1-2% रेडिएशन रहेगी वो रिफ्लेक्ट होंगी और अगले कोलियन पे एब्जॉर्ब होगी। तो 2-4-5 कोलियन करके वो जितनी रेडिएशन एंटर हुई थी वो सारी 100% एब्जॉर्ब हो जाती है और लाइट बाहर निकलती नहीं थी। So the small hole appears black because the radiation that enters is reflected from the inside walls many times and is partly absorbed at each हर रिफ्लेक्शन पे वो कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है कुछ बाकी रह जाती है until none remains, यहाँ तक कि कोई भी लाइट बाकी नहीं रहती। Such a body is termed as a black body and has a property to absorb all radiation entering it. A black body is both an ideal absorber and an ideal radiator. रेडिएटर और रिफ्लेक्टर में क्या डिफरेंस है? रिफ्लेक्टर होता है कि कोई ये बॉडी अगर रिफ्लेक्टर है, ये सरफेस अगर रिफ्लेक्टर है तो इसका मतलब जो बाहर से रेडिएशन आई है ये उनको एज इट इज रिफ्लेक्ट कर दे, उनको वापस मोड़ दे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट करना। जबकि रेडिएट करना क्या होता है कि ये सरफेस अगर आने वाली रेडिएशन को रिफ्लेक्ट ना करती, पहले उनको एब्जॉर्ब करती, और एब्जॉर्ब करते करते जब ये बॉडी खुद बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती तो ये अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर देती। अपने अंदर से एमिट करना, इसको कहते हैं ये रेडिएट कर रही है, और आई हुई रेडिएशन को वापस मोड़ देना इसको कहते हैं ये रिफ्लेक्ट कर रही है। फर्क समझ आया आपको? तो ये रिफ्लेक्टर बड़ा बुरा है लेकिन रेडिएटर बहुत अच्छा है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। आगे इसी में सारे पास्टुलेट्स वगैरह हैं। तो इसमें ये सेटअप दिखाया जिसमें ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकलती है। दो साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया, रेडिएशन ब्लैक बॉडी से निकली
और मिरर ने एक प्रिज्म की तरफ फोकस किया। प्रिज्म का काम बेसिकली होता है लाइट को डिस्पर्स करना। अगर लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ है, अगर ज्यादा वेवलेंथ की कॉम्बिनेशन है कोई लाइट या रेडिएशन, तो प्रिज्म क्या करते हैं, उनको अलग अलग करके दिखा देता है, डिस्पर्स कर देता है। ये काम या प्रिज्म करता है या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग करती है, बल्कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ज्यादा बेहतर तौर पे ये काम करती है, प्रिज्म से ज्यादा बेहतर तौर पे। और आगे ये देख रहे हैं डिटेक्टर लगा हुआ है। डिटेक्टर ने क्या करना है, उन रेडिएशंस को डिटेक्ट करना है जो ब्लैक बॉडी से निकली और प्रिज्म ने उनको डिस्पर्स कर दिया। अब ये पास्टुलेट जो है, इनमें से एक आधा पास्टुलेट पढ़ लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल से। पहला पास्टुलेट वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि एट अ गिवन टेम्परेचर the energy is not uniformly distributed in the radiation spectrum of the body. रेडिएशन स्पेक्ट्रम कि अगर सातों कलर्स निकल रहे हैं, फर्ज कर लें उस बॉडी से, तो हर कलर एक जितनी मिकदार में नहीं निकल रहा। इसको कहते हैं एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम, हर कलर में बराबर तकसीम नहीं है एनर्जी की। कोई कलर कम निकल रहा है, कोई ज्यादा। फर्ज कर लें ऑरेंज कलर के फोटॉन्स हैं जी 70, और बाकी कलर्स के किसी के 10 हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 7 एंड सो ऑन, 1 है, 2 है। तो एनर्जी सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कोई एक कलर बाकियों से ज्यादा मिकदार में, अमाउंट में एमिट हो रहा होता है, और वही कलर हमें नजर आ रहा होता है, वही कलर डोमिनेट कर रहा होता है, और उसी कलर की वेवलेंथ को लैम्डा मैक्सिमम कहा जाता है। जो अगला पास्टुलेट है, लैम्डा मैक्सिमम से मुराद ये नहीं कि जितने कलर्स निकल रहे हैं उनमें से इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी है। वेवलेंथ सबसे बड़ी नहीं, वेवलेंथ तो रेड की बड़ी है, इससे भी ज्यादा, ऑरेंज से ज्यादा बड़ी वेवलेंथ रेड की है। लैम्डा मैक्सिमम इसलिए लगाया हमने क्योंकि ये कलर मैक्सिमम मिकदार में निकल रहा है, मैक्सिमम अमाउंट में खारिज हो रहा है, इसलिए इसके साथ मैक्सिमम लगा दिया। कहते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर टी द एमिटेड एनर्जी हैज मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ सर्टेन वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम। जो हमारे इस केस में ऑरेंज कलर की जो वेवलेंथ है उसको लैम्डा मैक्सिमम कहा जाएगा। क्यों? ऑरेंज कलर सबसे ज्यादा निकल रहा है। एंड द प्रोडक्ट लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय टी रिमेन्स कांस्टेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट क्यों रहता है वो देखते हैं। आपको पता है, मैंने जैसे पिछले पेज में बताया कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सी रेडिएशन निकलेंगी जिनकी एनर्जी पहले से ज्यादा है और वेवलेंथ पहले से कम है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और जब ऐसा हो तो प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट। एक चीज बढ़े, अगर एक चीज जितने गुना बढ़े, दूसरी चीज उतने ही गुना अगर कम हो जाए, तो तब उन दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। और इस कांस्टेंट का नाम और वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ दिस, द कांस्टेंट नोन एज वीन्स कांस्टेंट इज अबाउट 2.9 into 10 raised power -3 मीटर केल्विन। मीटर केल्विन क्यों? वेवलेंथ का यूनिट मीटर और टेम्परेचर का केल्विन। तो दिस इक्वेशन मीन्स दैट एज टी के जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लैम्डा मैक्सिमम शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ, लैम्डा मैक्सिमम छोटी होती जाती है। यानी जो कलर सबसे ज्यादा एमिट हो रहा है वो छोटी वेवलेंथ का होना शुरू हो जाएगा। मसलन जैसे मैंने 7 कलर्स बना के आपको दिखाए, तो फर्स्ट कर लें किसी टेम्परेचर पे ऑरेंज कलर ज्यादा निकल रहा था और इसकी वेवलेंथ का नाम लैम्डा मैक्सिमम है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑरेंज की बजाय कोई छोटी वेवलेंथ वाला कलर अब ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा, और अब उस कलर की वेवलेंथ को लैम्डा मैक्सिमम कहा जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वो निकल रहा है। अब बात समझ आइए? तो यहाँ तक आज पढ़ लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल पढ़ेंगे हम। ठीक है जी, तो बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।